Hello guys and welcome back to the YouTube channel of Chartered Studies Academy. I'm Dimple Shah on behalf of Chartered Studies Academy presenting to you the marathon lectures of paper number 2 of CA Intermediate, Corporate and Others. इससे पहले हमने देख ली चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3. ये तो हो गए सिर्फ बड़े चैप्टर्स. अभी अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम सिर्फ बड़े चैप्टर्स करके जाओगे और छोटे छोटे चैप्टर्स स्किप कर देंगे, then this video is definitely for you. Here we are going to cover chapter number 5, chapter number 6, chapter number 8 and chapter number 11. Yes, आपने सही सुना. हम इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं 4 चैप्टर्स जो है काफी छोटे और मोस्ट प्रोबेबली तो आपने अभी तक स्किप कर भी दिए होंगे कि अभी इनको लेके कौन बैठेगा यार, इसमें से थोड़ी कुछ आ जाएगा. नहीं गाइस, ये छोटे और काफी आसान चैप्टर्स है एंड ये स्किपेबल चैप्टर्स तो है ही नहीं, ये डेफिनेटली करके जाना. सो शुरू करें. चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डिपॉजिट. ओके, नाउ डिपॉजिट अगर हम देखें हमारी कॉर्पोरेट लॉ की भाषा में पहले और फिर हम देखेंगे हमारी जनरल भाषा में बोलते क्या है. सो डिपॉजिट इज एनी रिसीट ऑफ मनी by way of deposit or loan or in any other form by a company but does not include the other specified categories. ये specified categories क्या है हम इसको आगे देखेंगे. तो basically हम जब हमारे घर पे होते हैं नॉर्मली पापा हमको बोलते हैं ना जा जाके बैंक में ये पैसे डिपॉजिट करके आ जा, मतलब हमारे खाते में हमने कैश डाल. डिपॉजिट यानी कि मेरे बैंक के खाते में मुझे पैसे डालना, मेरे बैंक के खाते में पैसे आएंगे. सो हियर डिपॉजिट का सिमिलर मतलब. डिपॉजिट इज बेसिकली एनी सम ऑफ मनी द कंपनी इज रिसीविंग. ओके, डिपॉजिट यानी कि मुझे मिल रहा है. सो डिपॉजिट इंक्लूड्स, नाउ सी, इट इंक्लूड्स एनी मनी व्हिच इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ डिपॉजिट और बाय वे ऑफ लोन और इन एनी अदर फॉर्म. ओके, पैसा मिल रहा है बस हम उसको बोलेंगे डिपॉजिट. किन चीजों को डिपॉजिट नहीं बोलेंगे वो भी कवर करने वाले हैं आगे जाके. ओके, नाउ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज टाइम बाउंड, यानी कि भाई पैसे लेके थोड़ी बैठने हैं, मुझे वापस भी देने हैं ये पैसे. दैट इज व्हाई द रीपेमेंट इज टाइम बाउंड. इट कैन बी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड यानी कि मैं उसके अगेंस्ट आपको एक गारंटी दे रही हूँ, आपको एक एसेट दे रही हूँ अपना. अनसिक्योर्ड यानी कि कोई एसेट नहीं होगा उसका. ओके, हम इस सबसे डील करेंगे आगे. दीज आर जस्ट फीचर्स ऑफ डिपॉजिट, ओके, इन जनरल पार्लेंस. Then it may be accepted in joint names not exceeding 3, यानी कि एक डिपॉजिट में 3 लोग मैक्सिमम का नाम हो सकता है कि भाई ये इसके नाम पे, इसके नाम पे और इसके नाम पे जॉइंटली है. जैसे बैंक अकाउंट में होता है जॉइंट अकाउंट्स, ओके, जहाँ पे 2 लोग होते हैं नॉर्मली, यहाँ पे मैक्सिमम 3 लोग हो सकते हैं, 3 से ज्यादा लोग. एक्चुअली 3 करना भी काम बिगड़ा होता है, पता है ना, पर अभी इन लोगों ने 3 अलाउ कर दिया तो इट्स ओके, पर 3 से ज्यादा नहीं, ये याद रखना है. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. नाउ every deposit which is accepted by the company will be repaid with interest. अभी थोड़ी ना लोग ऐसे ही बैठे हैं फ्री में कि नहीं नहीं भाई तुम मेरे से पैसा ले लो अपने पास रखो और फिर जब फुर्सत आए तब दे देना. ऑफ कोर्स नॉट, राइट. इसीलिए हमको उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, तो उसका कुछ तो चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा. प्रीमेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी डन बाय द कंपनी, यानी कि वो मैच्योरिटी जो पीरियड है उससे पहले भी हम रीपेमेंट कर सकते हैं. प्राइवेट कंपनी, अभी देखिए मैं जब प्राइवेट कंपनी की बात करूं, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, उनके सारे अफेयर्स चलते हैं प्राइवेटली बिटवीन द कंपनी. अभी वो बाहर से पैसे कैसे ले सकते हैं, उनके मेंबर्स ही मैक्सिमम 200 है, इसीलिए दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम देयर मेंबर्स. वेराज पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से भी ले सकती है और बाहर वाली जनरल पब्लिक से भी ले सकती है क्योंकि वो है ही पब्लिक कंपनी में, अनलिमिटेड मेंबर्स है उसके, वो तो कहीं से भी पैसे ले सकती है. दैट इज व्हाई अ पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स एंड कैन आल्सो डू सो फ्रॉम द पब्लिक क्योंकि वो है ही पब्लिक कंपनी. बट प्राइवेट कंपनी में सिर्फ अपने मेंबर्स से वो लोग पैसे ले सकते हैं. अभी देखिए जब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड यानी कि फुल्ली सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द टैंजिबल एसेट्स, बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द टैंजिबल एसेट्स. एंड यहाँ पे पार्शियली और नो सिक्योरिटी इज अवेलेबल.
goes फिर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, यानी कि चार्ज अगर टेंजिबल एसेट, यानी कि अगर मुझे आप पैसे दे रहे हो तो मैं आपको गारंटी के रूप में देती हूँ मेरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के कागजात दे देती हूँ मैं। प्रॉपर्टी तो टेंजिबल हुआ ही, राइट? सो बस उसी वही चक्कर है ये, क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन टेंजिबल एसेट्स। नाउ एन इम्पोर्टेंट थिंग इज अमाउंट्स व्हिच आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स। ओके, यहाँ की लिस्ट बहुत बड़ी है। ओके, एंड व्हेन आई स्पीक लाइक बहुत बड़ी, बहुत लंबी लिस्ट है कि भाई ये जो सारे हैं ये सारे डिपॉजिट नहीं गिरे जाएंगे। यही ट्विस्ट है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं ये डिपॉजिट था या ये डिपॉजिट नहीं था। ओके, सो इन सारी चीजों को हम डिपॉजिट नहीं मान सकते। पहली चीज मैं बोलती हूँ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, whether it is central, whether it is state, whether it is any type of government, उसके आगे इट इज एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, फॉरेन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, फॉरेन कोलैबोरेटर्स, फॉरेन बॉडीज, कॉर्पोरेट एंड फॉरेन सिटीजन्स। ओके, तो फर्स्टली तो अभी अगर मुझे गवर्नमेंट पैसे दे रहा है थोड़ी ना वो डिपॉजिट होगा मेरे लिए, वो डिपॉजिट हम नहीं गिनेंगे। थोड़े बाद जैसे मैंने बोला कॉर्पोरेट लॉ का पेपर है, थोड़ी इधर उधर जुगाड़ करने पड़ते हैं, थोड़े बाय हार्ट चीजें करनी पड़ती है। तो इधर बाय हार्ट नहीं तो एटलीस्ट आप ये लगा लो कि अरे गवर्नमेंट से पैसे थोड़ी ना हम ऐसे ही ले लेंगे, वो थोड़ी ना उसको ऐसे ही हम डिपॉजिट कंसिडर कर लेंगे। गवर्नमेंट के पैसे थोड़ी ना मेरे खुद के पैसे, गवर्नमेंट के पैसे नहीं गिने जा सकते। फॉर अभी वो इंडिया में है ही नहीं, कौन सा डिपॉजिट, काहे का डिपॉजिट गिनूं मैं उसको, ये सारे बाहर के, तो वो हो गए मेरे फॉरेन। सिमिलरली अगर मैंने लोन लिया, अभी लोन एक अलग चीज है, एक फैसिलिटी एक अलग चीज है, और एक डिपॉजिट एक अलग चीज है। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। लोन अगर आप ले रहे हो, ओके, so that is a completely different thing which will even reflect on your balance sheet. So any loan which is taken from bank, State Bank of India, notified banking institution, cooperative bank, कहीं से भी, या अगर आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल बैंक, कहीं से भी लोन ले रहे हो, लोन इन जनरल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट। सो फर्स्टली तो मैंने आपको बोला, ओके, फर्स्टली तो मैंने आपको बोला कि जो गवर्नमेंट हमको पैसे देती है वो हम इन सब चीजों में नहीं गिनेंगे, राइट? फर्स्टली इट इज द गवर्नमेंट मनी which will not be considered as a deposit. Firstly. Secondly, it is anything received from foreign citizen से मिला हो, foreign government से मिला हो, foreign banking institution मिला हो, कहीं से भी मिला हो, फॉरेन बाहर का है, वो इधर का है ही नहीं, सो डायरेक्टली वो डिपॉजिट होता ही नहीं है। उसके बाद कमिंग टू लोन्स, ओके, कमिंग टू loans. Now, from wherever, irrespective, I am taking these loans, they will also not be considered as a deposit. आगे बढ़ते हैं। Now, any amount which is received against issue of commercial paper by RBI, ये भी एक लोन नहीं गिना जाए, एक डिपॉजिट नहीं गिना जाएगा। आरबीआई ने ये इशू किया है अगेंस्ट कमर्शियल पेपर, ये डिपॉजिट नहीं है। सिमिलरली अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसे दे दे, विच आर नोन एज इंटर कंपनी डिपॉजिट्स, आईसीडीज, कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है थोड़ा दे दे, भाई मुझे भी पैसे की जरूरत है थोड़ा दे दे, ऐसे ऐसे जब करते हो इंटर कंपनी के अंदर, उसको हम डिपॉजिट नहीं कहते, वो उनका सेटलमेंट है, वो लोग देख लेंगे, इनमें बीच में पड़े। फिर अगर मुझे कोई भी पैसा मिल रहा है टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का पूरा पूरा चक्कर ही अलग है भावों के लिए। हम उसको इस डिपॉजिट के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिक्योरिटीज को अलग अपने सेक्शन में रहने देते हैं, प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में रहने देते हैं, शेयर्स वाले चैप्टर में रहने देते हैं, इधर घुसावी मत उसको। ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एनी अमाउंट व्हिच इज रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन who at the time of receipt of the amount was a director of the company. He was a director of the company, or he was a relative of a director of the company. He was a relative of the director. In case in दोनों relative of director and director, okay, of a private company, it will not be considered deposit. Okay. मैंने डायरेक्टर से लिया, डायरेक्टर रिलेटिव से लिया, एंड ये जो है डायरेक्टर रिलेटिव उसका ये सब बिलोंग करता है प्राइवेट कंपनी से, वो डिपॉजिट गिना नहीं जाएगा। बट
Okay, continuation. However, the director of the company or relative of the private company, relative of the director of the private company, sorry, as the case may be, from whom the money has been received, na, he is required to furnish to the company at the time of giving this money a declaration in writing therefore that the amount has not been given out of the funds which are required. Okay. सो फर्स्टली तो जो भी पैसा मुझे मिलेगा वो डिपॉजिट गिना नहीं जाएगा. सेकेंडली जब वो मुझे पैसे दे रहा है तब मुझे उसको लिखित में देना होगा कि भाई ये पैसा मेरा खुद का है, ये पैसा मैंने किसी भी कंपनी से उधार नहीं लिया है, ये उसको लिखित में देना पड़ेगा एंड तभी वो डिपॉजिट नहीं गिना जाएगा. नेक्स्ट, अगर आप इश्यू कर रहे हो ओके एनी अमाउंट व्हिच इज रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एंड दे आर सिक्योर्ड बाय अ फर्स्ट चार्ज, I'm sorry, it's not considered a deposit. अभी ये देखिए, they are bonds or debentures. So when we are dealing with all of these, we are dealing with securities, right? We are dealing with securities. And इधर securities को लाना ही क्यों है? हम खुश है खुशहाल अपनी जिंदगी में डिपॉजिट्स का डिस्कशन कर रहे हैं. सिक्योरिटीज को क्यों ला रहे हैं हम? कभी सिक्योरिटीज को ला रहे हैं, फिर हम कभी कमर्शियल पेपर बोल रहे हैं, कभी ये देखिए वापस सिक्योरिटीज को ला रहे हैं. सिक्योरिटीज को लाओ मत. तो वैसे याद रख लेना कि जो भी सिक्योरिटीज रिलेटेड चीजें हैं वो डायरेक्टली डिपॉजिट होती नहीं है, वो डिपॉजिट गिनी ही नहीं जाती. नाउ एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, by issue of non-convertible debentures and they are not constituting a charge in the asset. यानी कि फर्स्टली तो मैंने इशू किए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ओके, मैकडी याद रहता है सबको? मैकडी याद रहता है कि नहीं रहता? ऑफकोर्स है ना, पूरा दिन बैठ के खाते हो गए उधर मोस्ट ऑफ अस. मैं भी उसी जमाने से हूँ इसलिए बोल रही हूँ. तो वैसे ही हम याद मैकडी की जगह पे याद रखे हम नेगडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ओके, सो एनी अमाउंट व्हिच इज raised by issue of these non convertible debentures, and one thing is they are not constituting a charge in the asset and they are listed on a recognized stock exchange. Deposit nahi gina jayega. Okay, they are not creating a charge in the asset and they are listed on a recognized stock exchange. They are listed on a recognized stock exchange. See, suppose अभी Surya Limited has raised 20 lakh through issue of non-convertible debentures. They are not constituting a charge on the asset. Okay, so पहले तो उसने इशू किए क्या, नेगडी इशू किए उसने. Okay, नेगडी इशू करने के बाद वो बोल रहा है they are not constituting a charge on the asset. They are not constituting a charge on the asset and they are listed on a stock exchange. So therefore this amount will not be considered a deposit. क्योंकि दो कंडीशन है जैसे मैंने बोला, याद रख लेना. एक तो है वो इशू ऑफ नेगडी एंड क्या एक अच्छा काम किया उसने, वो स्टॉक एक्सचेंज पे रिकॉग्नाइज्ड एंड उसने चार्ज नहीं किया है सिक्योरिटीज. देयर इज नो चार्ज ऑन सिक्योरिटीज एंड thus it is not considered a deposit. No charge, no deposit. NCND again देखिए NCD आ गया, no charge on the asset. Okay, easy to remember, isn't it? चलो आगे बढ़े. Amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary. अभी सपोज मैं कंपनी में काम करती हूँ, ओके, एंड मेरी एनुअल सैलरी है 10 लाख रुपए. ऐसे सपने ही देख लो, ऐसा इंतजार है मेरा इस दिन का. तो मैं कंपनी में काम कर रही हूँ और 10 लाख रुपए कमा रही हूँ. अभी मैं कंपनी को पैसे देती हूँ और मैं कंपनी को पैसे देती हूँ 12 लाख रुपए. मैं हूँ एक एकदम रिच अंबानी टाइप की बेटी और मैंने बोला कि भाई 10 लाख तुम लोग की सैलरी छोड़ो, ये लो 12 लाख एज अ डिपॉजिट. Now, what will happen is that any amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary, not exceeding his annual salary under a contract, okay, in the nature of a non-interest bearing security. Yani ki, if I am appointed as a supervisor by some company and I have received an annual salary of 6 lakh, however,
I am required to deposit a sum of 6,50,000 under the contract of employment with the company as security deposit on which no interest was payable to him. So in this above case, what is happening is the amount so received by city transporters and logistics from this person, Ratnakar, okay, they have received will be considered as deposit. Why it will be considered as a deposit is because they have received an amount more than his annual salary. यानी कि मैंने जैसे बोला मेरी एनुअल सैलरी है 10 लाख रुपए, मैंने कंपनी को बोला भाई मैं तो हूँ अंबानी की बेटी, ये लो तुम लोग 12 लाख रुपए, ये लो तुम लोग 12 लाख। इसको वो लोग डिपॉजिट मानेंगे। डिपॉजिट क्यों मानेंगे? क्योंकि भाई एक तो मैं उनके एम्प्लॉय हूँ, वो लोग मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए देते हैं, पर मैं उन पे दया खा के उनको 10 से ज्यादा मैं उनको 12 लाख दे देती हूँ। भाई 10 लाख रखो अपने पास, मैं तुम्हें देती हूँ 12 लाख। So this will be considered as a deposit. Why? Because it is exceeding my own annual salary. Now, आगे बढ़े. Any amount received in the course of for the purpose of business. Now, when I speak for the purpose of business, firstly, as an advance for the supply of goods or provisions or services. Okay. यानी कि मुझे एक एडवांस मिला है फ्रॉम फ्रॉम अ पार्टी कि भाई मेरा ये काम है और ये इस तारीख पे होने, तो मेरे से एडवांस लेके जाता हूँ। इसको हम डिपॉजिट नहीं गिनेंगे, ऑफ कोर्स नॉट। भाई उसने मेरे को पेमेंट दिया, इट्स इक्विवेलेंट टू पेमेंट की। द ओनली थिंग इज उसने मुझे पेमेंट दे दिया बिफोर आई डू द वर्क, राइट। लाइक सपोज 1 अप्रैल को मुझे बोला गया कि भाई मेरे घर पे आ जाओ और ऐसे रिपेयर मेंटेनेंस पर काम करना है सपोज। मैंने बोला ठीक है, मुझे एडवांस दे दो। 1 अप्रैल तो मुझे 10,000 एडवांस नहीं गए, मैंने काम किया 10 अप्रैल, ओके, एडवांस, एंड देन दे गिव मी द रिमेनिंग से 5,000। तो ये 10,000 and 5,000 is a total payment I received. This 10,000 is only an advance. It cannot be termed as a deposit, of course, right? Then we have security deposits, advance, performance of contract, advances in the long-term projects. Okay, अभी सेम थिंग, मेरा तो शॉर्ट रिपेयर मेंटेनेंस छोटा मोटा काम है, कुछ नहीं, बस 10 दिन में हो गया मेरा काम। अभी इन बड़े बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचो, उनको भी इन्वेस्टमेंट्स मिलती है, उनको भी एडवांसेस मिलते हैं। कैन दे टर्म इट एज अ डिपॉजिट? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज दे आर जस्ट रिसीविंग देयर पेमेंट इन एडवांस। इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ डिपॉजिट एज सच। Then, as an advance towards consideration providing future services. That's what I said. Under long-term projects for supply of capital goods. Now, when I speak of capital goods, they are those huge machines. Okay, like long-term projects. Suppose आप लोग एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देख लिया, या फिर आप एक रोड का कंस्ट्रक्शन देख लो, उनको ऐसे ह्यूज क्रेन्स चाहिए, ह्यूज मशीनरी चाहिए, वो ट्रैक्टर और वो बड़े बड़े टायर वाले गाड़ियां, दे नीड ऑल दिस इक्विपमेंट्स. So they receive advance for it. So that cannot be termed as a deposit just because they are receiving an advance from, isn't it? Okay, now moving further, any amount is accepted by a needy company is also not a deposit. Now an interesting amount of 25 lakh rupees. Okay, amount of 25 lakh rupees और more, तो या तो 25 लाख या तो फिर उससे ज्यादा, अगर एक स्टार्टअप ने रिसीव किया, इफ दिस हैज बीन रिसीव्ड बाय अ has been received by a startup company, more importantly by way of convertible note, यानी कि उन्होंने convertible note issue किए होंगे, and these convertible note they have to be converted further to equity shares of the company, within a period of 10 years, and all of this has happened in one single transaction, एक ही transaction पूरा हुआ। यानी कि अगर मैंने एक startup company form कर ली, okay, so if I open a company, say a restaurant business, a cafe business, and I request my friend कि भाई थोड़ा पैसे डाल दो सब, so एक फ्रेंड मेरा है बहुत रिच अमीर, वो बोलता है ठीक है ये तू ऐश कर, ये ले मेरी तरफ से 30 लाख रुपए, 30 लाख दे दिया उसने, 25 लाख से ज्यादा दे दिया, ओके, देन he has given it to me in one shot कि भाई मैंने तेरे को जीपे कर दिया, सॉरी नॉट जीपे, जीपे तो बहुत जगह लिमिट होगी, राइट,
मैंने तेरे को एनईएफटी कर दिया, 30 लाख तेरे बैंक अकाउंट में पहुंच गए भाई. ओके, सो firstly, it is in a single tranche. I've received more than 25 lakh of rupees. It is a startup company and I've received it by way of a convertible loan. यानी कि मैंने फ्रेंड को बोला कि भाई इसके बदले में तो ये कन्वर्टेबल नोट ले ले, मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर ले लेना, तो कन्वर्ट करने लगा इस नोट को विद इन द पीरियड ऑफ 10 years. ये डिपॉजिट नहीं गिना जाएगा भाई. ओके, ये डिपॉजिट नहीं गिना जाएगा. यानी कि अगर मेरे को 25 लाख से कम मिले या आई हैव गॉट इट इन मल्टीपल ट्रांसफर, यानी कि एक ही झटके में नहीं, सब लोग तो इतने अमीर होते नहीं एक ही झटके में पैसे देते नहीं. सो इफ एनी ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस देन कुछ चांस है मेरा. ओके, नाउ ग्री रोड लिमिटेड नाउ इट इज रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपनी. इट हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20 lakh and 10 lakh rupees. Received an amount of 20 lakh rupees and it has received the amount of 10 lakh rupees on different days by way of convertible notes. However, the company has received an amount of 25 lakh rupees or more. The said amount will be considered as a deposit since the aggregate amount has not been received as a single tranche. Okay. Now, अगर हम सिंगल ट्रांच में हो तो हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे. करेक्ट. अभी सिंगल ट्रांच में है नहीं, ये मेरे को पहले 20 लाख मिले फिर 10 लाख मिले, तो हो गया ना वो डिपॉजिट कंसिडर. व्हेन विल इट नॉट बी कंसिडर्ड अ डिपॉजिट? जब वो 25 लाख से कम हो. इट इज लेस देन 25 लाख रुपए, or it has not been received in a single tranche. That's what I was telling you. Now moving further, depositor अगर हम बोले तो depositor देखिए basically a member of the company who has made a deposit to the company. That is it for a depositor. Any person has made a deposit in the public company is again a depositor. Now eligible company. This is another interesting provision. So when I speak about an eligible company, firstly public company होगी ये. तो what is this eligible company का फंडा? The term eligible company is a public company which has a net worth of 100 crore. A net worth of 100 crore. And उसके अलावा turnover of minimum 500 crore. Net would be minimum 100 crore है. So इसको कैसे याद रखें? देखिए, CA है कि हम CA बनने वाले. आप सब तो इंटर के बच्चे अभी क्लियर करेंगे CA फाइनलिस्ट बनने वाले हो. हम लोग कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं? नींद का सैक्रिफाइस, बाहर ना जाने का सैक्रिफाइस, infinite sacrifices that we do, isn't it? All of this makes us eligible to be a slave. But similarly, to be eligible for something, we have to pay a price. That has to be either monetary or consideration. इधर consideration वही है. अगर तेरे को eligible company बनना है, eligible company is like this standard. क्यों ना भाई, मैं हूँ एक eligible company, मैं public से पैसे ले सकती हूँ. If you want to be that standard, firstly तो public company होनी चाहिए. Secondly, net worth should be a minimum of 100 crore. Okay, ये लिमिट याद करना बहुत जरूरी है guys. A net worth of rupees 100 crore and इसके अलावा, and ये minimum है by minimum, and इसके अलावा there should be a turnover of 500 करोड़. 500 करोड़. Now it is obtained the prior principle of C. अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो and if you are raising money from the public, आपको पहले मेंबर्स को थोड़ा तो भाव देना ही पड़ेगा कि भाई मैं पैसे लूं या ना लूं. आप लोग बता दो, आप लोग भी तो इस कंपनी के हिस्से हो. So you have to raise a special resolution for this matter. क्योंकि ये ऐसा ही ऑर्डिनरी वाला नहीं है. 100 नेट वर्थ ऑफ 100 करोड़ वाली कंपनी का मैटर थी. तो स्पेशल रेजोल्यूशन रेज होगा एंड वही फाइल होगा आरओसी के साथ भी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एग्जेम्प्टेड कंपनीज फ्रॉम दीस प्रिविलेजेस. मुझे बताना, मैंने क्या बोला? लोन्स को हम डिपॉजिट मान ही नहीं सकते. तो लोन अगर डिपॉजिट है ही नहीं तो बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सब इन्वॉल्व किए, ये हो गए हमारी एग्जेम्प्टेड कंपनीज. Because loan facility is not even considered as a deposit under the provisions of the Companies Act 2013.
So when you speak about provisions regarding acceptance of deposit from members, आगे जाके थोड़े और provisions है which are that regarding the acceptance of deposit from public in case of eligible company, जहाँ पे लिमिट है नेटवर्थ की भाई 100 करोड़ भूल नहीं सकते, ओके, एंड टर्नओवर की 500 करोड़, 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, ओके, 100 करोड़ एंड 500 करोड़। सो वहां पे जो पॉइंट्स है इसके साथ बहुत सारे रेपिटेटिव पॉइंट्स है, तो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और फिर वहां पे जो अलग पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे, ओके। सो फर्स्टली रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, पहले तो हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, भाई मेंबर्स से परमिशन तो लेनी पड़ेगी या नहीं, ओके। रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर हम इशू करेंगे एक सर्कुलर विच इज कंटेनिंग द स्टेटमेंट। अभी ये सर्कुलर इशू कहाँ होगा? अरे भाई न्यूज पेपर्स में। और न्यूज पेपर्स कौन से होते हैं? एक तो इंग्लिश होता है, दूसरा अरे वही वर्नाक्युलर लैंग्वेज विच इज हिंदी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, ओके। आई गिव इट एन एग्जांपल, इजंट इट? सो the company is required to issue a circular to the members which includes a statement which has the financial position, the credit rating, the total number of depositors, the amount due, वो सारी डिटेल्स रहेंगी उस सर्कुलर, ओके। उनको भी तो जानना पड़ेगा ना, पैसे इन्वेस्ट करें तो थोड़ी ना ऐसे ही दे देंगे वो पैसे, ओके। तो वो हो गया। फिर कंपनी इशू करेगा एक सर्कुलर टू द मेंबर्स विद ऑल ऑफ दीज डिटेल्स, और यही सेम सर्कुलर होगा पब्लिश हमारे न्यूज़पेपर्स में। अभी इन एडिशन टू ऑल ऑफ दीज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल आल्सो गिव सर्टिफिकेट, भाई इन लोगों ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, उन लोगों ने कोई गफला नहीं किया, और अगर गफला किया हो तो फिर 5 साल हो जाने चाहिए, भूल जाना चाहिए हम उसको, ओके। 5 साल शुड हैव लैप्स्ड, ओके। तो अभी 6 साल हो गए गफला के, तो ओके ठीक है, मान सकते हैं कि पास्ट इज पास्ट, वी कैन फॉरगेट थिंग्स। 3 ही साल हुए तो नहीं, 5 साल होने चाहिए, फिर माना जा सकता है वैसे, ओके। नेक्स्ट द सर्कुलर इज वैलिड टिल व्हाट पीरियड? द सर्कुलर इज वैलिड अप टू 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अभी क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल होता कब है? 31 मार्च को, 6 महीने मतलब 30 सितंबर, यानी कि वो सर्कुलर जो है वैलिड होगा या तो 30 सितंबर या तो जब एजीएम ली जाएगी, okay, the date on which the financial statements are laid before the AGM, or in case there is no AGM, then the latest date on which the AGM should have been taken place. तो या तो AGM का डेट या तो 30 सितंबर, ओके। मैक्सिमम इन दोनों से जो भी पहले होगा वो डेट लिखी जाएगी, उधर तक वैलिड रहेगा, वरना सर्कुलर वैलिड नहीं रहेगा। फिर हमारे रजिस्टर आते हैं, भाई हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तो है हमारे मम्मा पापा, उनको सब बताना पड़ता है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो बता के जाते हो या नहीं, कितने बजे आओगे, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। सेम थिंग इज रजिस्टर ऑफ कंपनीज, इधर भी बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये पैसे ले रहा हूँ, मैं इससे पैसे ले रहा हूँ, मैं इतने पैसे ले रहा हूँ, सब हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो वो होना चाहिए 30 days के अंदर अंदर। नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट which is the DRR account, okay। तो DRR अकाउंट में होता क्या है? इज दैट ऑन और बिफोर 30th April ऑफ ईच ईयर मैंने कंसिडर डिपॉजिट्स। अभी सपोज ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है मेरा, एंड नेक्स्ट ईयर मैं रिडीम करने मेरे डिपॉजिट्स मेच्योर हो रहे हैं, ओके। सपोज मेरे 10 लाख रुपए के डिपॉजिट्स मेच्योर होने वाले, अभी उसका 20% यानी कि एटलीस्ट 2 लाख रुपीज आई हैव टू मेंटेन इन दिस अकाउंट नोन एज अ डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, द DRR अकाउंट। 20% पैसे होने चाहिए उस अकाउंट में ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच आर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड दे आर टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक। अभी शेड्यूल्ड बैंक इतना बोलते हैं, शेड्यूल्ड बैंक है क्या? आपको एग्जांपल्स देखना है। सो मैंने इधर से एक्चुअली था वो निकाल दिया। सो व्हेन आई स्पीक अबाउट शेड्यूल्ड बैंक्स, ओके, SBI हो गया, HDFC हो गया, दीज आर सम ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक्स। तो इधर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कंपनी का अकाउंट उधर ही आप ऐसे झोल झाल नहीं कर सकते। फिर आता है सर्टिफिकेट नो डिफॉल्ट इन पेमेंट, यानी कि उनको सर्टिफाई करना पड़ेगी भाई हमने सारे पैसे दे दिए, हमने कोई गफला नहीं किया, गफला किया है तो 5 साल होने ही चाहिए उस गफले को। नाउ प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी यानी कंपनी में प्रोवाइड सिक्योरिटी इफ दे वांट ऑन द रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट।
यानी कि वो क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑफ एसेट वो वाला पॉइंट, चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन. Repayment of deposit यानी कि every deposit is accepted by a company will be repaid with interest, not only be paid, it will be repaid with interest. मुझे बताना, कोई थोड़ी फ्री का ही पैसा दे देगा कंपनी को. अभी मेरा पैसा है, मैं कंपनी को डिपॉजिट के रूप में दे रही हूँ, थोड़ी ना ऐसे ही दे रही हूँ. मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं चाहिए, इसके ऑफकोर्स चाहिए. उससे अच्छा तो मैं शेयर्स में डाल लूँ अगर तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिला. तो ये लोग मुझे देंगे रिटर्न. ओके, इंटरेस्ट दे देंगे ये लोग. मैंने कितना, वो भी देखते हैं क्या है. एप्लीकेशन टू एनसीएलटी द कंपनी फेल्स टू, यानी कि अगर कंपनी ने मेरे पैसे खा लिए, मुझे कंपनी पैसे नहीं दे रही, मुझे पैसे कंपनी बहुत सता रही है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कंपनी के पप्पा को. ओके, पप्पा के पास आरओसी छोड़ के हम जाएंगे डायरेक्ट नेशनल कंपनी लॉ टू देम. ओके, so in case a company fails to repay the deposit, then the depositor concerned may directly apply to the NCLT for an order which is directing the company to pay the sum of money which is due or of any loss or damages incurred by him. Okay. Now, utilizing the amount of deposit DRR account, deposit redemption reserve account, जो है हमारा अभी तो हमने बना है. भाई देख, ये ऐसे ही नहीं बना है, इसके कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस है. ये ऐसे ही कहां पर भी यूज नहीं हो सकता. That is what is mentioned. That it shall not be used by the company for any person other than repayment of deposit, because it is deposit repayment reserve account. रीपेमेंट का यूज किया, बाकी यूज करने का कोई पॉइंट नहीं है, यूज कर ही नहीं सकते. टेन्योर फॉर व्हिच डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड. नाउ डिपॉजिट्स जो है ना, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. एक तो होता है 6 महीने के लिए, 6 महीने से कम हम नहीं कर सकते. ओके, 6 months इज मिनिमम. एंड इन केस ऑफ मैक्सिमम, ओके, इन केस ऑफ मैक्सिमम इट इज 36 months. यानी कि 6 महीने में मिनिमम 36 months, मैक्सिमम हम डिपॉजिट्स रख सकते हैं अपने पास. अभी उसमें भी कुछ एक्सेप्शन. फर्स्टली तो if the deposit is not exceeding 10% of the aggregate of paid up share capital, free reserve, securities premium, तो ठीक है, 6 महीने का लिमिट एप्लीकेबल है. उधर एप्लीकेबल होगा मिनिमम 3 महीने का, मिनिमम 3 months of that period. Such deposits are repayable only on after 3 months of that period. यानी कि 3 महीने से पहले आप उनको पे नहीं कर सकते, वो मेच्योर नहीं होंगे. 3 months से मिनिमम रखना ही पड़ेगा. Now maximum deposits यानी कि maximum of 35% paid up share capital, free reserve, securities. So suppose paid up share capital 50, free reserves है 40, like 50 lakh, 40 lakh, and the balance 10 lakh is securities premium. So इस सारे 1 करोड़ में से 35% यानी कि 35 लाख होने चाहिए जो हम डिपॉजिट से रेज कर सकते हैं. 35% इज द मैक्सिमम दैट यू कैन रेज. The maximum limit with respect to deposits to be accepted by members will not apply in the following cases: when I am a startup company for 10 years from the date of incorporation. Startup company for 10 years from the date of incorporation. Private company which fulfills all the conditions, namely it is not an associate, not a subsidiary, that the borrowing of such company from banks, financial institutions, or any other body capital is not less than twice of its paid up capital. The borrowing is less than the borrowing is less than twice of its paid up share capital or 50 crore whichever is. यानी कि जितना भी पैसा मैंने उधार लिया है, जितने भी पैसे मैंने लोन पे लिए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो होने चाहिए लेस देन 2 times of my paid up share capital, less than 2 times of my paid up share capital, और 50 करोड़ पैसे. सो वो कमी होना चाहिए, कैन वो डिफॉल्ट नहीं कर सकते. सो अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो वो 35% वाला एप्लीकेबल नहीं होगा. आप लोग 35% से भी ज्यादा डिपॉजिट्स ले सकते हो, यही इनका कहना है. डिपॉजिटर एक ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे, ट्रस्टी मीटिंग बुलाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट सीलिंग है, सो द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वुड बी प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. उससे ज्यादा कंपनी आपको कुछ नहीं देगी, फूटी कौड़ी भी नहीं देगी. ओके,
डिपॉजिट्स इन जॉइंट नेम, सो नाउ योर मैक्सिमम मैंने बोला 3 लोग, यानी कि वो हमने ऊपर भी देखा, राइट? सो सपोज it is our family, it is me, my mom and my dad, we can hold a deposit in a joint thing. Okay, so it can either be हम तीनों के नाम पे, or it can be either or survival, यानी कि me or mom or dad will receive the money, or if something mishappening happens, then whoever is living amongst us will receive the money. फर्स्ट नेम ना सर्वाइवर, यानी कि जो उस लिस्ट में पहला, यानी कि मेरे डैड होंगे तो वो, और द सर्वाइवर, इन तीनों में से जो भी रहा वो, और एनीवन अ सर्वाइवर, यानी कि ए बी सी में से कोई भी रैंडमली उठा लो, या जो जिंदा है उसको उठा लो, दैट्स इट. ओके, सो दोस आर योर जॉइंट पार्ट ऑफ इट. डिपॉजिट रिसीट, यानी कि 21 डेज के अंदर डिपॉजिट रिसीट भेजनी होती है हमको, एंड रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट भी मेंटेन करना पड़ता है भाई. डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, a public company shall disclose in the financial statement by way of note about the money which is received from its डायरेक्टर्स, यानी कि मुझे मेरे डायरेक्टर्स से जितने भी पैसे मिल गए मैं सारे ईमानदारी से डिस्क्लोज करूंगी अपने अपने वो प्रोविजंस के हिसाब से. नाउ पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम फॉर द ओवर पीरियड, अगर आपने टाइम से नहीं किया तो. नाउ प्रोविजन रिगार्डिंग दी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक बाय एलिजिबल कंपनीज. एलिजिबल कंपनीज हमने देख लिया 100 करोड़ और 500 करोड़, नीम में भी वही फिगर याद आएंगे, भूलने जैसे फिगर्स है ही नहीं. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उधर तो बोर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चल जाता है बिकॉज वो मेंबर्स बहुत कम, इधर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी. क्रेडिट रेटिंग मतलब कि मैं कितनी तेजी से, कितने अच्छे से मेरे पैसे वापस लौटा देती हूँ जिनसे मैं लेती हूँ. Now this is assessed automatically. The link to my bank account is linked to everything. Now the linking system has become so huge that everything is linked to each other, and ऐसे instantly messages आते हैं इन सब चीजों में. So credit rating लेना पड़ेगा मेरे को, obtain करना पड़ेगा. I have to see where my company is standing. Then you have the rating. It should be obtained every year during the tenure of these deposits being made to the company, and the credit rating shall not be below the minimum investment grade rating schemes. Okay. Now, charge creation on asset necessity, the deposit security, which means that every company which accepts secured deposits from the public shall within 30 days of such create a charge on the assets. Okay. अगर आप secured deposits access कर रहे हो, okay, accept कर रहे हो from the public, then within 30 days you have to create a charge on the asset. फिर आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी पे. उधर तो थोड़ा छोटा ही है. यहाँ पर क्या है कि एक से ज्यादा ट्रस्टीज आप बुला सकते हैं, तो कंपनी बुला सकती है अपने बिहाफ पे. रिटन कंसेंट जाएगा फ्रॉम ऑल द ट्रस्टीज दैट आई एम अपॉइंटिंग सो एज अ पर्सन एंड आई एम ऑथराइजिंग सो एज अ पर्सन टू डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. Statement shall appear in the advertisement with reasonable promise to that effect, but the trustees for depositors have been given their consent. Okay, they have given their consent to the company for such appointment. Okay, then हम at least 7 days should have say shall execute trustee at least 7 days before issuing the circular of notice in the form of advertisement. Then ये सारे तो ठीक है. नो पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी. ओके, अगर मैं कंपनी में डील कर रही हूँ तो मैं क्लियरली डायरेक्टर, या मैं अगर मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, या मैं की मैनेजर पर्सन हूँ, या उनकी रिलेटिव हूँ, या आई एम डीलिंग विद अ कंपनी हु इज indebted to me or I am indebted to the company, जो भी XYZ reason हो, I cannot appoint that person as a deposit trustee for me. I cannot do that. Okay, now maximum amount of deposits from the members can be 10% and from the public is 25%. This again sums up to 35 भाई, 35 यानी कि 35% मैक्सिमम मैं ले सकती हूँ अपने मेंबर्स से, अपने पब्लिक से, जिससे भी ले रही हूँ 35% डिपॉजिट लेने हैं मेरे को, उससे ज्यादा मेरे को लेना अलाउड ही नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. डिपॉजिट रीपेमेंट रिजल्ट है ऑल द सेम एज कंपेयर इन सिमिलरिटी टू द वंस व्हिच यू डन फॉर मेंबर्स वाला क्वेश्चन. ओके, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स यानी कि सारे के सबके अच्छे से विल नीड द नेम, एड्रेस, पैन, द डिपॉजिट रिसीट नंबर, द डिटेल अमाउंट ऑफ ईच डिपॉजिट. ये सारे अगर आपको ये याद नहीं भी आ रहा तो आप जनरल में लिख के आ जाओ कि क्या क्या चाहिए होगा. आपको क्या लगता है? नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए,
पर्टिकुलर नॉमिनी चाहिए, अमाउंट्स तो ऑफकोर्स चाहिए ही हम, इजंट इट? तो आप जनरल में लिख के आ जाओ। एंड ये रजिस्टर जो होगा ना मेंबर्स का, वो 8 साल के लिए मेंटेन करना पड़ता है। 8 years यू हैव टू रिमेंबर दिस। प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि आफ्टर द एक्सपायरी 6 months बट बिफोर द एक्चुअल डेट, यानी कि 36 months का वैलिडिटी है मैक्सिमम। उससे पहले अगर किसी को करना है देन the rate of interest will be 1% less than the rate which would be payable for a period, you know। अगर मैंने FD कर ली होती और मुझे 12% रिटर्न मिलता एंड लाइक 12% में रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर मैंने प्री मैच्योरली बीच में FD तोड़ दी, मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा। सेम पॉइंट इधर भी बोला गया है। ओके, तो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी ये मेरे प्रोविजंस को वायलेट करेगा ना, उसको हम देंगे जुर्माना, यानी कि एटलीस्ट 1 करोड़, एटलीस्ट 1 करोड़ और ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेबल, और 2 times the deposit accepted by the company। कंपनी सपोज एक्सेप्ट कर लिए 50,000, 50,000 का डबल यानी कि 1 लाख। तो मैं सिर्फ ऐसे ही चीजों में भरूंगी, 50,000 सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इसलिए गफले में पढ़ना ही नहीं। ओके, 1 CR तो मिनिमम है, and then there is 1 lakh, and then there is 10 करोड़, and then punishment for officer in default, यानी कि जो भी कंपनी के, जो मेरे डायरेक्टर है, मेरे की मैनेजर पर्सन है, मेरे एम्प्लॉयज है, जो भी ऑफिसर्स है इन्वॉल्व, उनको भी फाइन पड़ेगा। उनको कितना पड़ेगा? कम पड़ेगा, 25 लाख से शुरू होता है, एक्सटेंडेड टू CR। फिर भी इनका टर्नओवर ही इतना है तो क्या करेगा। सो विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5 एंड वी मूव ऑन नाउ टू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 आ गया ना समझ? कुछ क्वेरी तो नहीं है? ओके, अभी एक क्वेश्चन जो था which I want you all to do before the paper, which is very 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 important, is question number 5 from the ICAI material। question number 5, इधर ना सारे एग्जाम्पल है। सपोज Samit, one of the directors of ZAR, has a startup company. He requested his friend to lend him money 30 लाख, यानी कि 25 लाख से ज्यादा है, सिंगल ट्रांच में है, बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट है, 6 ईयर यानी कि 10 साल के अंदर। क्या उसको हम डिपॉजिट बोल सकते हैं? हम उसको डिपॉजिट नहीं बोल सकते, इजंट इट? सो इसीलिए बस इसी की वजह से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना एक बार, बहुत इजी पड़ेगा। कुछ भी हेल्प रहा तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ओपनली लिख सकते हो। वी विल गेट बैक टू यू, आवर टीम विल गेट बैक टू यू ऑन दिस वन। ओके, चलो चैप्टर नंबर 6 से शुरू करें। चलो आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ये अगेन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा चैप्टर है। सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस फटाफट फटाफट से कवर कर लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं फिर टू चैप्टर 8, इजंट इट? Now, अगर आपने ये चैप्टर स्किप कर लिया है ऑलरेडी, then this one is definitely for you, क्योंकि ये स्किप करने जैसा चैप्टर नहीं है यार। बहुत छोटे छोटे प्रोविजंस है, इधर उधर चीजें याद रखनी है थोड़ी। एप्लीकेशन क्वेश्चंस आ जाएंगे, एप्लीकेशन क्वेश्चन में जो प्रोविजन है उन्हीं को लिख के आना है, दैट इज इट। थोड़ा बहुत भी याद कर दिया तो काफी है। सी, आपको अगर कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर से याद भी है, जो याद है वो लिख के आ सकते हो ना। इफ यू स्टडी 100% ऑफ द सिलेबस, जितना आता है थोड़ा बहुत इधर उधर इधर उधर इधर उधर आप लिख सकते हो जनरल पर्सपेक्टिव से। अगर आप ये सारे चैप्टर स्किप कर दोगे तो यू डोंट नो व्हाट टू राइट ओनली, राइट? अगर ये क्वेश्चन आ गया, आप ब्लैंक होके भी लिखो क्या? एटलीस्ट अगर आप ये वीडियो सुन के जाओगे, यू विल नो कि अच्छा ये ऐसा कुछ सुना सुना सा है, ऐसा कुछ देखा देखा सा है, ऐसा कुछ पढ़ा पढ़ा सा है, इजंट इट? इसीलिए चलो लेट्स मूव ऑन फटाफट टू चार्जेस। तो पहले ये चार्ज होता क्या है भैया? देखिए, चार्ज इज नथिंग बट इंटरेस्ट और अ lien which is created on the property of an asset. Okay, now it is created on the property of an asset or any of its undertakings or both company और उसके asset पे. Okay, any of its undertaking के asset पे. It is created as a security for repayment of loan and it includes mortgages. यानी कि मैं आपको मेरा एसेट दे रही हूँ, आप मेरे को उसके ऊपर पैसे दे दो। See, whenever a company borrows money by way of loans, including term loans or working capital loans from financial institutions or banks or any other place,
then a charge is created on a property. Okay, so suppose मुझे जरूरत है पैसे, तो मैं गई एक बैंक के पास. ओके, सो मैं गई एक बैंक के पास. बैंक ने बोला भाई मुझे तो सिक्योरिटी दे दो. मैं सिक्योरिटी में दूं क्या, मेरे पास है मेरी कंपनी की प्रॉपर्टी. उन्होंने बोला ठीक है भाई दे दो. तो मैंने मॉर्गेज कर दिया, यानी कि मैंने गिरवी रख दी अपने कंपनी की प्रॉपर्टी की जगह जो थी मेरी. ओके, तो मैंने उनको वो कागजात दे दिए, मैंने उसको वो सिक्योरिटी बना दी. अभी उन्होंने मुझे लोन दिया है सपोज 50 लाख. ओके, सपोज मान के चलो 50 लाख का लोन दिया. अभी इसके ऊपर थोड़ी ना वो लोग फ्री में मेरे को लोन देने बैठे हैं. भाई वो लोग धंधा करने बैठे हैं, बैंक भी तो कमाती है ना, उनको भी तो कमाना है. तो वो लोग चार्ज करेंगे इसके ऊपर मेरे पे इंटरेस्ट. ओके, सपोज आप लोग पकड़ के चलो कि उन लोगों ने 10% इंटरेस्ट चार्ज कर दिया. तो मेरे जो 50 लाख थे, आइडियली विद दिस 10% ऑफ इंटरेस्ट, मैं अभी उनको पे करूंगी 55 लाख. So basically, this is what is known as a charge. Okay, this is what is known as a charge. कि मैंने कुछ अपना any interest or lien which is charged on me, charged on me. Okay, so it is created interest. किस पे लगता है, ये जो प्रॉपर्टी और एसेट जो मैंने गिरवी रखे, it includes mortgages जो मैंने गिरवी रखे उनके. अभी चार्ज होते कितने टाइप के, एक तो होता है फिक्स चार्ज, एक तो होता है फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स चार्ज का मतलब क्या कि मेरे एसेट फिक्स्ड है. भाई मैंने अभी कागजात गिरवी रखी है तो वो एक फिक्स्ड एसेट हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया. वैसे चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स. ओके, मोस्टली दे आर परमानेंट नेचर. सो भी लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फिर हो गया मेरा मशीनरी, फिर हो गया मेरा ऑफिस प्रीमाइसेस एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दिस, ओके, दे ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ a fixed charge. Right? Charge on specific assets. When a charge is created on such assets, the charge is fixed. The borrowing company is not permitted to sell the assets. Of course, अभी भाई मैंने उनको गिरवी दिया है कागजात, वो मेरा देखा जाए तो वो मेरा प्रॉपर्टी है ही नहीं. अभी वो हो चुका है बैंक का प्रॉपर्टी टेम्पररी. तो मैं थोड़ी ना ऐसे ही जाके बेच सकती हूँ उसको. ऑफ कोर्स मैं बेच नहीं सकती. नाउ ये देखिए, पर्ल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड raised a term loan of 10 lakh from Everest Commercial Bank against the security of its office building. In this case, the company will create a charge on a specific asset. And ये हो गया मेरा fixed charge. Specific asset क्यों? क्योंकि मैंने ऑफिस बिल्डिंग गिरवी रखा है, वो मेरा सिक्योरिटी है. राइट, तो मेरा चार्ज बनेगा उस ऑफिस बिल्डिंग पे. एंड द कंपनी कैन देन सेल दिस पर्टिकुलर ऑफिस ओनली आफ्टर इट हैज रीपेड द बोरोइंग. यानी कि मैंने उनको ये प्रॉपर्टी दी है, मैं जब पूरा लोन भर दूंगी 55 लाख का, जो मेरा ऊपर वाला एग्जाम्पल था, उसके बाद वो प्रॉपर्टी वापस मेरी हो जाएगी. उसके बाद मैं उसको बेचूं, जो भी करूं, उनको क्या, जो भी मैं करूं, ओके, दैट यू कैन डू, दैट इज ऑन योर विश. When then we have floating charge. When we speak about floating charge, it is created on assets or class of assets which are fluctuating or they are changing in nature, like raw material हो गया, stock in trade हो गया, debtors हो गया. तो ऐसे भी आप दे सकते हो. आप एक स्टॉक सर्टिफिकेट दे सकते हो कंपनी को कि भाई, बैंक को, कि भाई ये देख लीजिए मेरा स्टॉक समझ है और मैं इतने पैसे कमाते हूँ, उतना इतना स्टॉक पड़ा है मेरे पास. उसके बेसिस पे भी बैंक लोन देती है. These are for your working capital requirements. So if you see here, retail showroom in Lajpat Nagar contains numerous articles like clothes, apparel, footwear, kitchen items, cosmetic, etc. Okay, which is kept for sale. Now the owner of the showroom might have borrowed against the security of all of these goods, but he may still sell them. Okay, the buyer, the customer will get the items purchased by him free of charge. यानी कि free of charge है. Okay, free of cost. ऐसे नहीं कि free को कोई भी goods profit है. So अगर मैंने एक दुकान खोल के रखा है and floating charge, यानी कि मेरा जो भी इस दुकान में सामान है भरा पड़ा, वो मैंने दे दिया अपनी बैंक को एज अ गारंटी. तो क्या मैं पूरा सामान ही ना बेचूं, वो उसको ऐसे का ऐसा ही पड़ा देने दूं क्या? नहीं ना, ऑफ कोर्स नॉट, इजंट इट. तो बस यही एग्जांपल है, इधर हमारा वही बोलता है हमको. नाउ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, यानी कि when the creditor enforces the security due to the breach of terms and conditions of floating charges of the company goes into liquidation.
मैंने कुछ तो breach of term किया and on the condition of floating charge and the company has gone into liquidation. But the floating charge can be converted into a fixed charge. ओके तो ये जो हिली डुली था जिसका कोई बेसिस नहीं था, बेसलेस था, ये बेसलेस एज इन नो कुछ फिक्स नहीं था उनका, एक फिक्स्ड एसेट जैसे कि हम बोलते हैं वो नहीं था। ओके सो फिक्स्ड एसेट जैसा नहीं था। Now what they do? They have to back again convert their floating charges to fixed charges. Have to convert floating to fixed charges. Okay, that is the crystallization of floating charge. यानी कि फ्लोटिंग अभी तक ऐसे ही पड़ा था, कोने में बैठा था, अभी उसको हम चकाचक कर दिया, उसको दे दिया हमने टाइटल एक फिक्स्ड का। अभी ड्यूटीज टू रजिस्टर चार्जेस, यानी कि जब मैंने प्रॉपर्टी खरीद दिया और ये सब मेरा प्रोसेस चल रहा है, ओके, उस बीच में मैंने क्या बोला था, हमारा आरओसी हमारा मम्मा पापा उनको सब बताना पड़ता है, सब रिपोर्टिंग करना है उनको। दिस इज सेम वैसा ही केस, लाइक सच्ची registration with the charge holder, यानी कि in case a company borrows money, charge and it fails to create a charge within 30 days, that the person who is in favor with charges created, यानी कि lender, he can get the charge registered. Okay, so I'll move on to this example quickly. How to register charge? ये तो है ही सब, verification of instrument, okay, under the seal and under the hand of a director, a company secretary, and under the hand of some other person other than the company who is interested in the mortgage. Okay, ये सब तो हो गया हमारा basic. Moving on to extension of time limit. So now, charges created before 2nd of November 2018. Important date to remember. Okay, important date to remember. 2nd of November 2018, and then you have one more which is on or after 2nd of November 2018. Okay, so 2nd November 2018 थोड़ा easy है याद, क्यों? 0 2 1 1, फिर हमारा year क्या है, 0 2 को रिवर्स कर दो, 2 0, एक में से एक ले लो ना, 1। ओके, फिर क्या बनेगा, हमारा रह गया 8 तो आप याद कर लो ना। So why is this difference of date? Because charge created before 2nd of November 2018 and then charge created after 2nd of November 2018 में क्या होता है, देखिए अभी अगर हमने क्रिएट किया चार्ज को बिफोर 2nd of November 18, you have to register the charge within 30 days of creation. ये नीचे भी है, यहाँ पे register within 300 days of creation of payment लिखा है, यानी कि 300 दिन। अभी का दुनिया थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, 2024 में यू थिंक कोई 300 दिन का देखेगा नहीं, इसलिए उन लोगों ने उसको भी अमेंड करके बता दिया 30 डेज, दैट इज यू हैव टू रजिस्टर इन द नेक्स्ट 30 days with additional fees, and still if you did not register you have a further period of 60 days available to you, again with late fees. So register the charge within 30 days of creation, and if it is not registered you have the period of 300 days with you. Do whatever you want, get behind that guy. Okay, 300 days is a huge period. That is why it is updated and brought down to 30 days. Okay. So, deemed notice of charge, I think all members or all the charges are registered with the respective registrars are public documents, which means that this is now register of charges is like this MOA and the AO, the notice of charge. Okay, is like this MOA and AO. It is a public document. It is available in the MCA portal. जाओ जाके देख लो. You cannot blame the management का लुट के कि हमको तो किसी ने बताया नहीं था, because ये public document है, doctrine of constructive notice as per the Indian Contract Act of 1872 किया है हमने ये chapter 2 में, the first video, जाके देख लो उसको. Okay, so this is that वाला case. Okay, doctrine of constructive notice. Now, where any charge is registered under some section, and any person acquiring such property or assets or undertakings or part thereof or any share or interest therein shall be deemed to have notice of the charge. You need to have a notice of the charge. You are deemed to have it. You cannot say, नहीं मुझे तो पता ही नहीं था,
वो नहीं चलेगा भाई अभी इस जमाने में। Consequences of non-registration of charge यानी कि at the time of winding up the company, the creditor whose charge has not been registered now will be reduced to the level of a unsecured creditor। यानी कि अगर ये सब हो गया, गफला गुफला हो गया, मैंने चार्ज रजिस्टर नहीं किया, मैंने तो नहीं किया, वो दूसरी पार्टी ने भी नहीं किया, वो भी भूल गया, मैं भी भूल गया, अभी होगा क्या इज दैट, अगर द पीरियड हैज elapsed, ओके 90 days 30, अगर अभी का पीरियड वाइज देखे तो 30 days एंड 30 days एंड देन द नेक्स्ट 60 days, ओके। सो अगर उस पीरियड में हमने उसको नहीं कर लिया तो होगा क्या इज दैट दिस क्रेडिटर, अब ये देखिए इवेंचुअली जब हमने क्रेडिटर को चालू किया था ये वाले को, उसका बैलेंस वो होता है एक सिक्योर क्रेडिटर। नाउ इफ दैट चार्ज हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड, ये बन जाएगा नीचे वाले लेवल पे एंड ही विल कम टू अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ओके। आई एम श्योर लिक्विडेशन में ये लोग आप लोगों ने ये सब किया ही होगा। एंड इफ यू सी द प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट्स टू बी मेड, तो फर्स्टली हमारे ना प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ये सारे आते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं, अनसिक्योर्ड जो है वो ऐसे से भी नीचे आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट पेमेंट इज नॉट गारंटी, सी द डेट इज वैलिड, ओके, द पेमेंट इज स्टिल देयर, बट जस्ट दैट मेरे पास वो बिल नहीं आया है, ओके। Now it implies that the debt is valid and may be enforced against the company to courts by filing a suit. But the security is lost. Just because of that one document of mine, that is, just because of not registering the charge, मैं बन जाती हूँ directly secured creditor से unsecured creditor because of that one document. Now moving for the application for registration of charge by charge holder, यानी company will create the charge, company creating the charge will have to register said charge. Okay, पहले कंपनी को रजिस्टर कर लेते, फिर कंपनी फेल्स टू डू सो विदिन 30 days, then he may apply to the registrar, the registrar will look into it and give a notice to the company. If no objection is received, then the registrar will receive, registrar will register the charge within the period of 14 days. Once they get all of this 14 days के अंदर वो लोग अपना रजिस्टर का पेमेंट अपडेट कर देंगे। If there is an objection, the company registered by itself or sufficient cause why such charge should not be registered is provided. Registration or registration by charge holder in this case, if no objection is received. If an objection is received, if no objection is received, then 14 दिन के अंदर आपको अपना सब रजिस्टर चार्ज वार्ज सब मिल गया, आप बैठ के ऐश करो, अभी आपके ऐश के दिन वैसा वाला सीन हो जाता। सो यस, इंटीमेशन रिगार्डिंग सैटिस्फैक्शन चार्ज, यानी कि जब मैं पे करूंगी अपना लोन, जब मैं मुक्त हो जाऊंगी, आजाद हो जाऊंगी इन सब चीजों से, तब भी मुझे मेरे पापा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तब भी मुझे मेरे मम्मा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हो गया, ओके। सो सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद द पीरियड ऑफ 30 days you have to give them an intimation. Now moving forward, इतना कुछ खास है नहीं इस पार्ट में। Punishment for contravention, I think the rectification by the central government and register of charges, तो ये सारे इतने इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे। इम्पोर्टेंट जो थे, एक तो हमारा है वो 2 November 2018, वो एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वाला है। एंड यस, other privileges are not that important. So yes, let's move on to chapter number 8. So now with this we conclude with chapter number 6 and let's move on to chapter number 8, declaration and payment of dividend. Okay, dividend ही है ना वो। चलो आगे बढ़े। Let's start with chapter number 8, declaration and payment of dividend. अभी dividend तो हमने अकाउंट्स में की है कि नहीं, तो we start with C. Okay, अगर एक overview देखें, we have the meaning and the meaning of dividend, types of dividend, interim होता है, final होता है, फिर declaration of dividend and the calculation of dividend. Calculation of dividend एक बहुत ही important question है, वो most of the times वही आता है इस chapter से। फिर है हमारे पास unpaid और unclaimed dividend, उसका क्या करते हैं,
फिर there is this new provision of IEPF and then we have the punishment for failure to distribute the dividend. फिर होता क्या? Punishment भी है, of course मिलेगी punishment भी. So when I speak about dividend, what do I mean by dividend? Dividend is nothing but the distribution of sums which I have to the members, which is out of my profit and free reserve. यानी कि अभी members ने मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, थोड़ी ना मैं उनको ऐसे ही रहने दूंगी कि उनको कुछ प्रॉफिट नहीं दूंगी, कुछ नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? थोड़ी वो लोग फ्री में बैठेंगे ऐसे ही कंपनी में पैसे डाल दिए, नहीं, मुझे उनको रिटर्न्स देने पड़ेंगे. ये रिटर्न्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. सो डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सम टू द मेंबर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स of the company and whenever permitted the free reserves available for this purpose. Free reserve क्या होता है हम वो भी आगे जाके देखेंगे. Okay, now the company in the general meeting may declare the dividend. No dividend which is declared will exceed the amount which is recommended by the board. यानी कि मैं जितना भी डिसाइड करूँ, अगर मैंने डिसाइड किया कि हमने ऐसे company in the general meeting they decided that they have they will give their shareholders 10%. बोर्ड ने बोला भाई 5% से ज्यादा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी. किसका चलेगा इधर? बोर्ड का, ऑफ कोर्स, बिकॉज द बोर्ड इज इन चार्ज. ओके, द बोर्ड इज इन चार्ज. See, declaration of dividend by the company at a rate higher than that recommended by the board is not permitted. मतलब एक तो हम आप लोगों को प्रॉफिट दे रहे हैं, राइट? तो फिर उधर थोड़ा तो हमारा चलाने दो कि हम कितना प्रॉफिट देंगे, वो तो हमारे हाथ में है ना. थोड़ी ना सब कुछ कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिसाइड करने देंगे. ऑफ कोर्स नॉट. हमने डिसाइड किया देंगे, कितना देंगे वो भी हम ही डिसाइड करने वाले हैं. ओके, सो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोपोर्शन ऑफ फेस वैल्यू. अभी ये देख लीजिए एग्जांपल. दिस फर्स्ट एग्जांपल, AB Limited has issued securities having a face value of 10 per share. अभी वो NSE पे कितने पे कोट होता है, मैंने कितने में परचेज किया, मार्केट वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू क्या है, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. हमें सिर्फ फर्क पड़ता है एक ही चीज से, जो है हमारी फेयर वैल्यू. ओके, सो द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 20%. आई एम ओनिंग 10,000 शेयर्स. तो एक डिविडेंड हो गया 10 रुपए का. ओके, अभी वो उसके ऊपर 20% देंगे मेरे को. ओके, वो उसके ऊपर मुझे देंगे 20% एंड मैं ओन करता हूँ, मैं एज ए मिस्टर शेखर ओन करते हैं 1000 शेयर्स. ओके, सो 1000 शेयर्स. तो उनका डिविडेंड होगा कितना? पर शेयर डिविडेंड हो गया 2 रुपए. अगर आप ये देखें इतना पार्ट, पर शेयर डिविडेंड इज गोइंग टू बी 2 रुपये. 2 into 1000 यानी कि 2000 rupees is going to be my dividend. What is necessary to note is that face value पे होगा, nominal value पे मत the NSE value पे मत कर लेना, कंफ्यूज मत हो जाना. वो लोग ऐसे बहुत सारी वैल्यूज दे देंगे, हमको करना है सिर्फ फेस वैल्यू पे. Yes, now the shareholders at the AGM unanimously passed a resolution for payment of dividend at a rate higher than that which is recommended by the directors. Is this valid? So then you write your provision saying that CPOA, Articles of Association, companies usually contain the provisions with regard to a declaration of dividend, and although the power of declaration of dividend vests with the shareholders, under no circumstances can they declare anything which is more than the amount recommended by the BOD. ये नहीं हो सकता भाई. BOD जो डिसाइड करेगा यही फाइनल है, इसके आगे किसी का कुछ नहीं चलेगा. Now type of dividend देख लेते हैं. When we have 2 types of dividend. We have interim dividend and we have final dividend. Now what do I mean by interim dividend? शब्द से ही पता चल जा रहा है. interim यानी कि इंटर, बीच में. हम लोग जैसे है बीच में. ओके, आप लोग जैसे है बीच में. इंटर स्टूडेंट्स है आप लोग, वैसे ना ही फाउंडेशन ना ही फाइनल, बिगनर भी नहीं है, एंड भी नहीं, इंटरिम. यानी कि बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. Okay, see, interim dividend may be declared by the board of directors at any time during the period from the closure of financial year, before, till the holding of the AGM. Till the holding of the AGM. यानी कि मेरा जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, सपोज मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा अभी 31 मार्च को.
Now I am holding my annual general meeting, say on the 10th of जून सपोज, ओके एग्जाम्पल ले रही हूँ ये। सो इसके बीच का जो पीरियड है फ्रॉम द क्लोजर ऑफ माई फाइनेंशियल टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम, इधर कंपनी डिक्लेयर कर सकती है इंटरीम डिविडेंड, इधर कंपनी डिक्लेयर कर सकती है इंटरीम डिविडेंड। Okay, now if the company has incurred losses during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, then this dividend shall not be declared at higher rate than the average of the 3 previous year dividends. पहले देख लेते हैं सोर्सेज क्या, हम इंटरिम डिविडेंड पे कहां से करने वाले हैं। फर्स्टली तो वी हैव अ सरप्लस इन द पीएनएल अकाउंट, ओके, उससे हम दे सकते हैं पीएनएल अकाउंट में जो भी सरप्लस है उससे तो बांट ही सकते हैं डिविडेंड। सेकेंडली प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच सच डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, यानी कि पिछले साल में हमने जो भी प्रॉफिट कमाए थे उधर से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यानी कि अभी 1 अप्रैल से इधर मैंने जितना भी कमाया होगा वो ही है ही ना मेरे पास, वो भी हम बांट सकते हैं। ओके, नाउ अमाउंट ऑफ डिविडेंड अगेन, ये एक चीज ना बहुत सारी चीजें बहुत सारे प्रोविजंस में कॉमन है। सेपरेट बैंक अकाउंट, शेड्यूल्ड बैंक, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी सब जगह। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में भी ये है, फिर हमने ये डिबेंचर रिडेम्पशन और रिजर्व अकाउंट में भी ये देखा है। सो ये बहुत सारे अकाउंट में ऐसे ही है। ओके, सेपरेट बैंक अकाउंट एंड विद द शेड्यूल्ड बैंक, दैट इज एसेंशियल। विद इन 5 डेज आपको ये करना पड़ेगा। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड यानी कि जो एजीएम में डिक्लेयर हो गया फाइनल डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड रेकमेंडेड बाय द बोर्ड इज द फाइनल रेट ऑफ डिविडेंड, वो इंक्रीज नहीं हो सकता है बाय द मेंबर्स। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होती है, इक्विटी शेयर्स होती है। प्रेफरेंस शेयर्स में होती है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि हमारा जो डिविडेंड है वो अक्यूमुलेट होता है, मैं हर साल डिविडेंड नहीं ले रही हूँ, अक्यूमुलेट करके एंड ऑफ द पीरियड मैं वो ले रही हूँ। नॉन क्यूमुलेटिव यानी कि वो क्यूमुलेट नहीं होता है, जब एज एंड व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड मुझे पेमेंट आ जाता है। इक्विटी शेयर्स तो नॉर्मल है ही, डिविडेंड इज डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड पॉलिसीज एंड दैट व्हिच इज वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पार्ट। नाउ प्रोविजंस, द सोर्सेज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, मैं डिक्लेयर करूंगी कहां से डिविडेंड। एक तो हो गया मेरा प्रॉफिट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज नेसेसरी हियर इज आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि पहले मैं डेप्रिसिएशन के लिए प्रोवाइड करूंगी, उसके बाद मेरा जो प्रॉफिट बचेगा वो नॉट दैट वो नॉन कैश एक्सपेंसेस उसको काउंट नहीं करूंगी आफ्टर डेप्रिसिएशन। देन प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल, पहले के जो भी प्रॉफिट्स है जो मैं बांट सकती हूँ मैं बांट दूंगी। फिर आता है मेरा प्रोविजन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। ओके, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ भी अगर पैसा दिया हो फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड स्पेसिफिकली तो मैं वो यूज कर सकती हूँ। Now, why do we have to provide for depreciation of the profits? अगर depreciation को provide नहीं किया तो क्या होगा, एक तो जो हमारे बैलेंस शीट में वो एसेट ओवरस्टेट हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं अभी एक्चुअली बेचने गई इस डेप्रिसिएशन चार्ज देगी। सो सपोज आई हैव फर्नीचर ऑफ से 10 लाख रुपीज एंड मैंने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, 10 लाख इज माई परचेज प्राइस। अभी मैं अगर उसको बेचने जा रही हूँ, मेरा बस 5 लाख का वैल्यू आ रहा है, मैं तो बोले भाई मैंने बैलेंस शीट में 10 लाख दिखाया, अरे भाई इतने सालों में वो डेप्रिसिएट हो गया, 5 लाख का वैल्यू हो चुका है, तो दैट डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी। एंड सेकेंडली माई प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड, क्योंकि भले ही वो नॉन कैश आइटम हो पर वो है एक एक्सपेंस, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग बात है, बैलेंस शीट में पीएनएल में मेरे पीएनएल में वो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस बुक होता है, उसके बिना मेरा प्रॉफिट ज्यादा बुक होगा, अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए डेप्रिसिएशन बुक करना इज नेसेसरी। Now transfer of profits, transfer to reserves, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर हैज बीन लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं आपको करना है तो करो, आपको नहीं करना तो आप मत करना। इट इज लेफ्ट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी जो चाहे कर सकती है। अभी इफ आई वांट टू डिक्लेयर डिविडेंड बट मेरे पास प्रॉफिट्स नहीं है, थोड़े रिजर्व प्रॉफिट, तो मैं क्या करूँ? ओके, now I have 4 conditions here, थर्ड तो एक कैलकुलेटिंग वाला नहीं है बट ओके, 4 conditions। पहला कंडीशन, मैंने पिछले 3 साल में जितना डिविडेंड दिया था उसका एवरेज लेके मैं उससे ज्यादा डिविडेंड पे नहीं करूंगी, दैट इज फर्स्ट कंडीशन।
ओके आपको देखिए, अगर आपको जो ये क्वेश्चन आएगा, इवन इफ यू डू नॉट रिकलेक्ट एवरीथिंग, थोड़ा बहुत जितना बहुत आता है आप स्टेप्स लिख के आ जाइए। मार्क्स देते, आईसीएस स्टेप मार्किंग देता है फॉर सच क्वेश्चंस, नॉट लाइक पूरा ही ब्लैंक छोड़ के आ गए क्योंकि मुझे पता ही नहीं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको जितने स्टेप्स याद है आप देखिए। अभी सपोज ये कंडीशन 1 है, आपको ना पेपर में ऐसे दिए जाएगा, योर 1 9%, योर 2 10%, योर 3 15%। तो आपको एक कुछ कुछ रिकलेक्ट होगी, हाँ इसको तो ऐड करके डिवाइड करना था किसी चीज से। अभी हम उसका एवरेज लेना, तो वी विल टेक 3 years एंड विल डिवाइड बाय 3 years। हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। तो आपको उधर जो दिया होगा वही करना है, आपको क्वेश्चन में सामने ही दिख जाएगा आपको कि आपको करना क्या है। कंडीशन नाउ कंडीशन 2, यानी कि मेरा जो रेट ऑफ डिविडेंड है हैज टू बी लेस देन द एवरेज रेट फॉर द पास्ट 3 years। दैट्स माय फर्स्ट कंडीशन। Condition 2, the total amount that can be drawn from these accumulated profits, okay, shall not exceed 10% of paid up share capital free reserves। यानी कि 10% पहले हमें निकालना पड़ेगा ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। 10% निकालने के बाद वो ज्यादा होना चाहिए, उस मेरा जो अमाउंट हमने विड्रॉ किया है वो उससे कम होना चाहिए। वी कैन नॉट विड्रॉ मोर देन 10% ऑफ दिस शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स। कंडीशन 3, पहले अगर मेरा इस साल का कुछ लॉस है तो मैं पहले उस लॉस को सेट ऑफ करूंगी। First I'll set off any losses in the current year, then I will move forward to pay dividend. And condition 4 is that free reserves minus the amount which is drawn for payment of dividend. Okay, जो मेरा रिजर्व का बैलेंस बचेगा, बेसिकली मेरे पास फ्री रिजर्व पड़े थे उसमें से मैंने निकाल के दे दिया डिविडेंड को। जो मेरा बैलेंस ऑफ रिजर्व बचेगा इट शुड नॉट बी बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, तो सी इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, कंडीशन 2 में 10% ऑफ शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, अभी वो स्प्लिट होंगे। फ्री रिजर्व एक तरफ आ गया, पेड अप शेयर कैपिटल एक तरफ आ गया, वो 10 बढ़ के 15 हो गया। ओके, कि मेरा जो बैलेंस बचता है फ्री रिजर्व में से वो डिविडेंड का अमाउंट निकाल के वो 15% से कम ही होना चाहिए ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। दिस फ्री रिजर्व इस तरफ निकल गया ना, तो उधर थोड़ी ना वापस फ्री रिजर्व हो गया। आई मेक इट इजियर एग्जांपल। अभी ये देखिए, सपोज आपको ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, भाई इधर आपके पास सब है, यू ऑलरेडी नो कि अच्छा इसको थोड़ा ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे, बस यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट कि करना क्या है, कैसे करना है। सी यू गिवन दिस 3, सो इधर से पहला कंडीशन याद आ जाता है, योर 1 योर 2 एंड योर 3 का। तो ये हम तीनों को ऐड करेंगे एंड देन वी डिवाइड इट बाय 3 बिकॉज इट इज ऑफ 3 years का डेटा। ओके, तो वो करके आता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ 10.33। That is the first condition, यानी कि the rate of dividend will not exceed 10.33%। मैक्सिमम उतना ही होगा, उसके आगे भी मैक्सिमम बढ़ेंगे। रुको, ये हो गया। फिर हम कैलकुलेट करेंगे 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। नाउ व्हाई 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल? ओके, ये पेड अप शेयर कैपिटल कहाँ पे आ गया मुझे बताना। जो हम डिविडेंड रेट डिसाइड करें, डिविडेंड हम किस पे देंगे? पेड अप शेयर कैपिटल पे ही डिविडेंड देंगे ना, हम थोड़ी ना रिजर्व्स पे देंगे। पेड अप शेयर कैपिटल नथिंग बट इक्विटी शेयर्स, मेरे पास नो कितना है, कितना कैपिटल है, तो मेरे को उसके ऊपर ही डिविडेंड देंगे। तो उसके 10% दैट इज 20 लाख विल बी माय डिविडेंड पेमेंट टू बी मेड एज पर माय फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पे आते हैं ना। सेकंड स्टेप क्या है? 10% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स। भाई सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, हो जाती है गलती, स्लिप ऑफ टंग हो गया। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, and that total amount that can be drawn from accumulated profits will not be more than this. So 10% of 200 लेंगे हम। ओके, और फिर हम लेंगे 240। क्या होता है वो? 200 प्लस 240 यानी कि 440 lakhs। 440 lakhs, उसका 10% यानी कि ये 0 घटी जाएगा डायरेक्टली, रह गया मेरे पास 44 lakhs। 44 lakhs में से कंडीशन 3 क्या था? करंट ईयर का लॉस माइनस करेंगे। अभी इधर लॉस है, इधर ये देखिए 30 lakhs का लॉस माइनस करेंगे हम।
सो माइनस ये 30 lakhs का लॉस बचा मेरे पास क्या, 14 लाख। ओके, तो अभी मुझे ये देखिए, फर्स्ट स्टेप के हिसाब से 20 लाख था, सेकंड स्टेप के बाद हो गया 14 लाख, यानी कि मैं 14 लाख से ज्यादा डिविडेंड पे नहीं कर सकती, बिकॉज दिस 20 लाख एंड ये 14 लाख, दिस इज लेस देन दिस। ओके, तो 14 लाख हो गया। कंडीशन सी, accumulated reserves, the proposed withdrawal declaration. So 240 is my accumulated reserves, जो था मेरे पास फ्री रिजर्व्स, उसमें से प्रपोज विड्रॉवल यानी कि 14 लाख मैंने डिविडेंड के लिए निकालने के लिए डिसाइड किया। द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स इज 226 lakhs। अभी हम क्या करेंगे, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व आ गया इस तरफ, so 15% of paid up share capital is 30 lakh. Therefore, the company can declare a dividend of rupees 14 lakh. That's it, not more than. अभी सपोज इधर ना 20 लाख ही होता, तो you would have gone forward with 20 lakh. If it was the same amount here, you would have gone forward with 20 lakh in that case also. Now deposit ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि ये देखिए सेपरेट बैंक अकाउंट में हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा, उस 5 days of date of declaration of dividend. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड शैल बी पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिसका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में होगा, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में होगा, बस उनको ही दिया जाएगा डिविडेंड और ऑन हिज ऑर्डर टू हिज बैंकर. ओके, why I'm saying it is because CEO. Now, the directors of East Limited, they proposed a dividend of 15%. Now, Mr. Binoy, he was holding 2,000 equity shares. He transferred his shares to Mr. Mohan, whose name is now been registered and registered members. That is why Mr. Binoy को अभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने कर दिया अपना ट्रांसफर तो मिस्टर मोहन, इसलिए अभी मिस्टर मोहन को मिलेगा. ओके, सो dividend, now dividend is payable in cash and not in kind. They are payable to the shareholders in cash, and they will also be paid in check, dividend, warrant, or through any other electronic mode. There is no restriction on that. Okay, nidhis, any dividend which is payable in case may be paid by the credit, may be paid by crediting the same to the members. Okay, then we have prohibition on declaration of dividend. No कंपनी, नो डिविडेंड फॉर सेक्शन 8 कंपनी. मैंने पहले भी बोला था कि सेक्शन 8 इज फॉर व्हाट, सेक्शन 8 इज फॉर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. थोड़ी ना कंपनी पे हम पैसे बांटने बैठे, हम पैसे बांटने बैठे नहीं, पैसे कमाने बैठे ही नहीं, हम तो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं उधर. सो उधर हम डेफिनेटली चार्ज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव समथिंग एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यानी कि where a dividend has been declared by the company but it has not been paid and it has not been cleared within 30 days, then the company within the next 7 days from this expiry of 30 days will transfer the said amount to unpaid dividend account. नाम का एक अकाउंट होता है, स्पेशल अकाउंट होता है, पेड डिविडेंड अकाउंट. ओके, will transfer to the unpaid dividend account. So मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 30 दिन हो गए डिक्लेयर करे हुए, किसी को पता है ही नहीं. सपोज एक जन को अता पता है ही नहीं, वो है अब्रॉड में, सब फॉर एग्जाम्पल वो ट्रिप बना रहा है, 1 महीना हो चुका, विद इन द नेक्स्ट 7 days अगेन वो 7 days भी चले गए, वो लंबी ट्रिप पे गए थे, विद इन द नेक्स्ट 7 days of the expiry of 30 days this amount will directly get transferred to UDA, unpaid dividend account, and interest is the rate of 12% per annum on the amount so transferred to the said account recharge. Now, transfer of unclaimed amount to invest in education fund, यानी कि अगर 7 साल हो चुके, तो पहले 30 दिन के अंदर नहीं किया तो 7 दिन के एक्सपायरी के बाद दिन नहीं माना तो 7 साल पे पहुंच गए, 7 महीने भी नहीं, 7 साल पे पहुंच गया. कि any money which is transferred to the unpaid dividend account which remains unpaid or unclaimed for 7 years from the date of such transfer will be transferred to the Investor Education and Protection Fund, IEPF. ओके, अब डायरेक्टली इधर ट्रांसफर कर देंगे इसको. कॉन्ट्रवेंशन, नाउ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, इधर ना हमको 1 लाख का जुर्माना पड़ेगा, 1 लाख
का जुर्माना, and subject to a maximum it can go up to 10 lakh. Okay, 1 लाख तो ठीक है minimum. Okay, and in case of a continuing failure with a further penalty of rupees 100 per day. Rupees 100 per day. आप लोग ऐसे 1, 10, 100 वैसे याद कर लो. Okay. And for the members, every officer of the company was in default of any of the sections we are contravening or any of these sections which we discuss about, then 25,000 case of member, which can go up to a maximum of 2 lakhs. Okay. ये तो हमने अभी कर ही लिया है. 12%. ये आप फ्लो चार्ट देख लेना, आपको ये बहुत आसान पड़ेगा. दिस इज द अल्टीमेट गाइड यू नीड फॉर लास्ट मोमेंट रिवीजन, स्पेशली दीज फ्लो चार्ट्स, दे आर रियली वेरी हेल्पफुल. आगे जाते हैं. इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड रेलेवेंट प्रोविजंस होते क्या है. क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द फंड. कौन क्रेडिट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है पैसे, डोनेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट. अमाउंट जो उस अकाउंट में पड़ा है पता नहीं कितने टाइम से. फिर अमाउंट इन द आईपीएफ, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट रिसीव थ्रू डिस्बर्समेंट और डिस्पोजल सिक्योरिटीज. बहुत सारे अलग अलग अमाउंट्स आते हैं हमारे आईपीएफ अकाउंट. ओके, which are debentures है, interest है, redemption account है, other accounts है. There are all lot of accounts. We've skipped the main part. Utilization of these funds for refunding of unclaimed dividends, mature deposits, mature debentures, everything. The promotion of investors education awareness. So, अभी investor IEPF, investor education and protection fund. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिफंड तो है ही, बिकॉज भाई ये डिविडेंड का ही पैसा का हम सब इधर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स रिफंड आया तो वो देना ही पड़ेगा. प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस प्रोटेक्शन, these drives and this videos which keep coming up, and different ways to promote and enhance the knowledge of investors when it comes to the education awareness protection. Distribution when you disgorge amount. Then you have reimbursement of legal expenses. Okay. So yes, application to authority to the government provisions. It's very basic. Right of dividend, rights share, bonus share to be held in abeyance. Pending registration of transfer of shares. I told you the punishment failure. Then you decide. Okay, like वो करना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, या फिर ब्लंडर करके फिर एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ेंगे. टाइम लिमिट फॉर द कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, इट मस्ट बी पेड और द डिविडेंड वारंट देयरफॉर मस्ट बी पोस्टेड विद इन 30 days from date of declaration. And interest rate at 18% for failure of payment. Okay. So now, there are some grounds on which you cannot say कि भाई ये guilty है डायरेक्टर मेरा, उसने कुछ तो लफड़ा बफड़ा किया है. Section 127 contains a time limit for distribution of dividend punishment for failure to distribute dividend. So you have the time limit, you have the punishment for failure, and you have the exemption. Exemption क्या है? There is no punishment is attracted where the dividend could not be paid by reason for the operation of any law. So it's similar to this. मेरा कोर्ट ही काम नहीं कर पाया, मैं क्या कर सकती हूँ? Dispute regarding the rights to receive dividend was happening. Okay. उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, फिर उन्होंने लॉफुली सब कुछ एडजस्ट किया था. डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड अगेंस्ट एनी सम ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर कंपनी. सो यस, दैट इज इट. चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड. देखा, बोला था ना, लगता है काफी ह्यूज है, पर है ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स. डोंट वरी. ओके, आप लोगों ने ये कर लिया तो सब कर लिया. इधर से आपका रिविजन हो चुका है चैप्टर नंबर 8 का. तो शुरू करें हमारा आखिरी चैप्टर फॉर टुडे, चैप्टर नंबर 11, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो ये एक कंपैरेटिवली काफी न्यू चैप्टर है इवन फॉर मी, बिकॉज ये मेरे अटेम्प्ट में नहीं था. सो चलो साथ में एक्सप्लोर करते हैं, साथ में पढ़ते हैं इसको. ओके, सो फर्स्टली व्हाट डू वी मीन बाय अ फॉरेन कंपनी. ओके, सी डेफिनेशंस मैंने बोला है. डेफिनेशंस हमको लिटरली पूरा वर्ड टू वर्ड रट्टू पोपट जैसे याद करने की जरूरत नहीं है. व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज the keywords and mainly
द प्रेजेंटेशन पार्ट की देखिए हमें आईसीआई को बताना है कि भाई मुझे नॉलेज है, मुझे पता है फॉरेन कंपनी क्या है, बी इट इन एनी यू नो द वर्ड्स यू आर यूजिंग, बट इट शुड बी प्रेजेंटेबल, द की वर्ड्स शुड बी देयर, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इट कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, ऐसी चीजें होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप बीच में हैज हुज जो भी डालो ठीक है, keywords होने चाहिए। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ इट, फॉर डिविडेंड ऑल्सो, फॉर चार्ज ऑल्सो, फॉर डिपॉजिट्स ऑल्सो। ये सारे चैप्टर्स में जब भी आप प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर्स, पहले यू विल स्टार्ट विथ द लिटरल बेसिक मीनिंग। अगर डिविडेंड का वो कंडीशंस वाला क्वेश्चन है फिर भी आप चालू करेंगे कि यू नो what is dividend? Dividend is the sum of money which is paid out of the profits or the free reserves to the members, and जितना भी आपको बेसिक डिविडेंड का नॉलेज है आप वो लिखोगे। फिर आप लिखोगे then there are inadequacy of funds or when the company is earning in losses, these conditions are applicable, conditions लिखो, फिर लिखो in the given case, इतना टाइम नहीं है तो डायरेक्टली कंडीशन 1 ये, उसके नीचे कैलकुलेशन कर दो, कंडीशन 2 ये, फिर उसके नीचे कैलकुलेशन कर दो। पर इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट द प्रोविजंस। आई एग्री 3 घंटे बोलते हैं बहुत मुश्किल है मैनेज करना, पर करना पड़ेगा गाइस। लॉ पेपर में यू हैव टू राइट द प्रोविजंस, वो मेन है। प्रोविजंस के बाद लिखेंगे इन द गिवन केस सो एंड सो हैज हैपेंड, ओके। या तो आप लिटरली जो भी क्वेश्चन में दिया है वही लिख सकते हो ना, बेटर प्रेजेंटेड मैनर कि इन द गिवन केस ऐसा ऐसा हुआ है तो उसकी वजह से दिस इज हैपेंड, एंड फाइनली आपका कंक्लूजन आएगा। दिस हैज टू बी योर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, ओके। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने पहले भी बोला है, आई हैव बीन देयर फ्रॉम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम 39 to 65, मैंने ये जर्नी जिया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ presentation matters the most, and by presentation I do not mean writing section numbers and copying गलत section numbers। please जनता जनार्दन मत लिख के आना, हाफ लिखना हाफ मत लिखना, ये एटलीस्ट टेक्निक काम कर जाएगा। पर नहीं लिखना है नो इश्यू, सेक्शन नंबर मत लिखना, पर प्रोविजंस ठीक से लिख के आने हैं आपको, आपके आंसर्स करेक्ट होने चाहिए। आपको एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, ऑफ, टू, बाय, ऐसे छोटे छोटे शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। येस्टरडे ओनली व्हेन वी डिड द प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर, वो मैंने बोला था ना 80% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 100% होना चाहिए। सो वो बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। एक क्वेश्चन चाहिए तो 2 बार पढ़ो, 5 मिनट लगा लो आंसर सोचने में, पर आराम से देखो। सो मूविंग ऑन टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनीज में, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेफिनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नीचे के क्वेश्चंस भी देखे हैं, आई हैव चेक्ड ऑल द क्वेश्चंस आल्सो, उसके बेसिस में बोल रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ फॉरेन कंपनी इज द कोर टू इट, ओके। इसके आगे पीछे रिवॉल्व होकर पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन क्वेश्चंस डाल सकते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। फॉरेन कंपनी इज एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये तो आप मानते हो। अभी अगर वो इंडिया में होता तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोलते ही नहीं, राइट। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड का मतलब ये है कि वो इंडिया के बाहर कहीं तो बेस्ड है, पर इंडिया में उसके ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, इंडिया में उसका सेल्स चल रहा है, इंडिया में उसका बिजनेस चल रहा है। सो इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो तो है ही, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर बाय इटसेल्फ टू एन एजेंट, फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिक, कैसे भी, ओके। तो या तो उसका एक एक्चुअल जगह, एक्चुअल ऑफिस है, फिजिकली वो खुद है, या तो उसने ब्रोकर के थ्रू किया है, या कुछ नहीं तो वो फोन के थ्रू डील कर रहा है इंडिया में, ओके। और and conducts any business activity in India. Conducts any business activity in India. So firstly, it has a place of business in India, physically, electronically, by itself or to an agent, however, and it conducts any business activity in India in any other manner. Okay. So if you want to see real life examples of foreign companies, ये देखिए आपके पास है। Here are some examples of foreign companies. एक तो Apple हो गया, the most famous ones. Apple है, H&M है, McDonald's है, Google है, Ford है, Nestle है, इतनी सारी ब्रांड्स है। और ये तो हमारी रोज वाली ब्रांड्स है। Nestle वाली मैगी तो रोज वाली ब्रांड है कि नहीं?
मैकडोनल्ड्स, कॉलेज स्टूडेंट्स कितनी बार जा जाके बैठते उधर, है कि नहीं? मैकडोनल्ड्स से याद आया, मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया था, याद है या नहीं? मैकडोनल्ड्स यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ओके, दैट इज वेयर, जहां पे हमने बोला था डिपॉजिट कंसिडर नहीं किया जाएगा, अमाउंट विच इज, अरे यार कमाल क्यों तुम लोग, स्टार्टअप वाला याद आया, 25 लाख सिंगल ट्रांच, वही वाला। ओके, सो मूविंग ऑन, so these are some of the companies, foreign companies which are there in India, which have its presence in India. आगे बढ़ते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग of subscription. So your electronic based offering can be, financial settlements, web based marketing, online services, any related data communication services, kuch bhi. But electronic based offerings of subscriptions, of securities, there are a listing of securities in the International Financial Service Center, that will not be considered as electronic mode. Okay, ऐसे जब आप करोगे सिक्योरिटीज को लेके, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज को लेके, या वैसा कुछ भी, तभी हम उसको मानेंगे नहीं, अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी दैट इज कंडक्टिंग अ बिजनेस, उसको हम नहीं। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, नाउ एप्लीकेबिलिटी फैक्ट ऑफ फॉरेन कंपनीज ईयर। ओके, एक तो ये मेन चीज है, क्या पता है, not less than 50% of the paid up share capital, equity, preference, partly equity, partly preference, जो भी हो, of a foreign company which is incorporated outside India is to be held by one or more Indian citizens, one or more companies or body corporates incorporated in India, and by one or more citizens of India. Okay, so 50% से ज़्यादा paid up share capital should be held by Indians, because भले ही वो फॉरेन कंपनी हो, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया में है ना, तो हम इंडियंस का भी बट पड़ता है यार बस। So now see, this given case, the shareholder of Imar Company LLC incorporated in Delhi having a place of business in India is as follows: Hinduja Company 26, Vaishali Company 25, 26 और 25 बनता है मेरा 51। Okay, so वो हो गए कंपनीज। Okay, now as per section second is provisions and non-executives and shareholders of the body corporates and all this is okay. Documents which are to be delivered to registrar by the foreign companies. तो जब आप इंडिया में नए नए हो, जब आप सेटअप कर रहे हो, जब आप सब कर रहे हो, you will have to get into the formalities, deep dive into the formalities and do everything. Firstly, MOA, AOA कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो पहले सबमिट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफिस है कहाँ भाई, फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस, द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी, यानी कि कुछ भी गफला हुआ तो गला इनका पकड़ा जाएगा, उनके एड्रेसेस भी दे के रखो। ओके, फिर सारे मेंबर्स के लिए पर्सनल नेम, फॉर्मर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, सारी बेसिक चीजें, सिन, डिन इफ दे हैव एनी, वो सब। The name and address or the names and addresses of one or more person who is resident in India उनका डालना पड़ेगा, because it is a foreign company and we are speaking about those who are registered Indian citizens and residents in India, उनका भी लगेगा, so that is okay. Full address to the office of the company. Okay, full address has to be given to the office of the company. Particulars of opening and closing of place of business, इसी साल ओपन हुआ तो वैसा कुछ तो होगा नहीं, any other information. Okay, yes, that's it. Offering documents we delivered with fee, registration for. Okay, we can go forward. So बात करते हैं accounts of foreign company की. So every foreign company in it's a calendar year, तो एक बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस वो बनाएगी, या तो इंडिया या तो फॉरेन जो भी हो, whichever part of the world financials बनते ही है, तो वो भी बनाएगी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस। सो उसका जो कॉपी होगा, okay, every company will make it, every foreign company will make it, and that copy will be sent to the registrar. Now every foreign company has to prepare the financials of the business in their Indian business operations in accordance with schedule 3, because भाई इंडिया में schedule 3 format चलता है for companies, cannot do it in any other format, isn't it?
Documents which are required to be annexed should be annexed to it. You know. Now moving forward, foreign company having its place of business in India may not necessarily follow financial ending on 31st of March, but for that उनको approval लेना पड़ेगा central government से. Why was this? Because as I told you, like abroad, जो कैलेंडर ये होता है वही उनका फाइनेंशियल होता है, दैट इज 1st of January to 31st of December. हमारा होता है उल्टा, इट इज 1st of April to 31st of March. तो उसकी वजह से मिसमैच होने के चांसेस है, isn't it? Now moving forward, they also have to give a statement of related party transactions and transfer of funds, repatriation of profits. ये सब उनको देना पड़ेगा. And they also have to audit their accounts. Okay, so every company who has its business operations in India have to get their accounts audited by practicing chartered accountant in India. Okay, डिस्प्ले ऑफ नेम यानी कि बड़ा सा बोर्ड मारा जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर कि भाई ये इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, और वो इंग्लिश में छापा जाएगा एंड द नेम ऑफ द कंपनी विल बी देयर एंड द एड्रेस इज कम. ओके, एंड हैज टू बी इन legible English letters, mind you. Now to be stated will be prospectus. They have to state it in the prospectus all the details. Now debentures, annual returns, registration of charges, books of accounts, their inspection, ये सारे provisions जो हमारी नॉर्मल कंपनीज को लगते हैं इनको भी यही लगे. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो सेक्शन 71 इशू डिबेंचर्स जो हमको लगेगा ये उनको लगेगा. 92 प्रिपरेशन एंड फाइलिंग एनुअल रिटर्न जो हमको लगेगा उनको ही लगेगा. अभी 128 हमने किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स था, तो वो जो इंडिया में एप्लीकेबल है वही फॉरेन में भी एप्लीकेबल होगा. So it's like the sum of money which is spent and received. The books of accounts is money which is received and spent, sales and purchase, that's the liabilities. वो सेम चीज है जो हमारी पहले थी वही सेम सी. Interpretation के बाद we move to dating of prospectus and particulars we contain therein. So prospectus जब बनेगा, no person will issue, circulate or distribute in India any prospectus offering to subscribe for securities which of a company which is incorporated or will be incorporated outside India. Okay, now unless the prospectus dated and signed, it contains a particular following matters. Now prospectus में होना क्या चाहिए भाई? The instrument is defined in the constitution. Okay, MOA, UA types जो भी होगा हमारा, फिर जो भी provisions है, फिर address in India, with the statement, and if state said instrument enactment provisions or copies thereof in the same, not legally find which you have to then translate it. Certificate of translation, certified translation, the date on which the country in which the company would be incorporated, and whether the company has established a place of business in India or no. However, the above provision shall not apply if in case shall not apply in case the prospectus is issued more than 2 years after the date at which the company's entitled commence business. यानी कि 2 साल के बाद अगर आप लोग इशू ऑफ सिक्योरिटीज prospectus सबमिट से, तो आपको ये सारी डिटेल इनको 2 साल के बाद नहीं घुस रहे हो, आई मीन 2 साल के बाद घुस रहे हो, 2 साल के पीरियड में घुसे तो सारी डिटेल लिखनी पड़ेगी. 2 साल के बाद घुस रहे हो तो फिर इतना ही काफी है. डेट ऑन विच द country in which the company would be incorporated or was incorporated and the company has established a place of India business in India or no. एंड कोई ऐसे वेवर नहीं कि भाई तुमको छोड़ दिया हमने, तुम जाओ, करके नो वेवर इन कंप्लायंस इज देयर. ओके, फॉर प्रोस्पेक्टस. देन प्रोविजन एज टू द एक्सपर्ट्स कंसेंट, यानी कि अगर एक्सपर्ट ने बोला कि भाई मैं अपना कंसेंट वापस ले रहा हूँ या ऑल ऑफ दैट, तो इट इज ऑन द पार्टी वेदर उनको करना भी है सब. सी a statement opening to be made by an expert, he has not given or he has been delivery of the prospectus for registration withdrawn, consent to the issue of prospectus, कुछ reply नहीं है. Okay, now see provision as to the experts consent, यानी कि हमारे expert का कुछ reply नहीं आया तो हम भी फिर क्या ही कर सकते हैं. Okay, क्या ही कर सकते हैं हम. A statement that he has given has not withdrawn his consent, of course, and the prospectus does not have the effect application is made in pursuance thereof of rendering all the process. Not that important. आगे बढ़ सकते हैं. Registration and prospectus. Then we have over. Sorry.
एप्लीकेशन सेक्शन 34 36 सिविल लाइब्रेरी क्रिमिनल लाइब्रेरी हमारी सेम वाली जो है। एंड पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीबिशन, कॉन्ट्रीवीन किया अगर कुछ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, बनना पड़ेगा जुर्माना। जुर्माना कितने का होगा? 1 लाख तो मिनिमम लगेगा, वो जा सकता है 3 लाख तक। 1 लाख मिनिमम लगेगा, जा सकता है 3 लाख तक। ऑफिसर हो मिनिमम 25,000, जा सकता है 5 लाख। 5 गुना ज्यादा, उधर 3 गुना ज्यादा, या तो 5 गुना ज्यादा हो गया। ओके, now next rule 12 of the complete exemption under this chapter. Yes, that's it. So here we complete chapter number 5, chapter number 6, chapter number 8 and chapter number 11, with which we've uploaded a playlist of 7 videos on our YouTube channel. 7 videos already आपको summarize करके दे चुके हैं हम, सारे देख लेना। You know this is going to be a last one help for you all. सारे important provisions मैंने try किए, I've given my best to cover all the important provisions. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन भी चाहिए, लाइक सपोज यू वांट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कुछ भी पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। वील गेट बैक टू यू, वील रिजॉल्व योर क्वेरीज एंड स्टे ट्यून्ड। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। आई सी यू सून विद माय अदर वीडियोस।